नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। कल आपका बच्चों 1 फरवरी है। कल आपका पेपर माँ पटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर का लगा हुआ है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। वैसे तो मैंने इसकी चैप्टर्स क्लासें भी कराई हैं। टोटल इसमें बच्चों आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपकी यूनिट है। आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, कोई भी हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उनको जो है वॉच कर सकते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से हम महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हुए हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, आप चाह रहे हैं कि हम इस पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, तो यही क्लास आपको देख लेना है। यही आपके मोस्टली क्वेश्चन आपको पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए करना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं सब बीए की ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलेगा, पेपर आपका जो पॉलिटिकल साइंस का है, पेपर का आपका नेम आपको मिला लेना है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पेपर आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है। 2 घंटा आपका बच्चों समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। 75 जो है इसमें जो है पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा बच्चों। इसमें टोटल जो है 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 से 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, इसको समझ लीजिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिससे जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जो है जाना जाता है। देखो, भारत छोड़ो जो आंदोलन है, इसको अगस्त क्रांति के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये 8 अगस्त को हुआ था। मतलब ये 8 अगस्त को ही प्रारंभ किया गया था, इसीलिए इसको जो है अगस्त क्रांति के नाम से ही जाना जाता है। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो इसको शुरू किया गया था। एक ये जन आंदोलन था, लोगों का आंदोलन था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस आंदोलन का, वो था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है, जो ब्रिटिश लोग जो शासन करते हैं, उसको तुरंत समाप्त करना था। और इसके लिए गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा भी जो है दिया था। मतलब जो है जो ब्रिटिश शासन था, जो कि राज्य कर रहा था भारत पर, तो उसको समाप्त करने के लिए आंदोलन किया गया था। और गांधी जी ने जो है इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया था। और यह जो है आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक जो है निर्णायक मोड़ जो है साबित हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। चलेगा, अब हम यहाँ से इसके अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि दिया हुआ है कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम की जो विशेषता क्या है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। पहली बात तो 1935 ये जो है अधिनियम है क्या। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, इसको हम समझेंगे, फिर इसकी जो मुख्य विशेषता है उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर है जो है मौलिक कर्तव्य क्या है। इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप चाहे तो यदि आपके पास बुक है, सीरीज है, तो आप सीरीज लगा सकते हैं टिक वगैरह, लेकिन जितने भी मैं क्वेश्चनों इसमें रखा हुआ है, जितने भी इसमें आंसर मैंने ऐड किया है, इतने सरल शब्दों में आपको आंसर कहीं पर भी जो है नहीं मिलेगा। अगला भी क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के जो मुख्य स्रोत क्या है, इनका भी आपको जो उल्लेख करना है। तो चलेगा, हम एक एक क्वेश्चन करके हम सारे क्वेश्चन कराए दे रहे हैं आपको। सबसे पहले हम भारत सरकार अधिनियम जो कि 1935 है क्या, इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है अंग्रेज के द्वारा एक लागू किया गया एक ऐतिहासिक संवैधानिक सुधार था, जिसका उद्देश्य जो है भारतीय प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना था और एक जो है संघीय ढांचा स्थापित करना था। मतलब जो है भारत सरकार अधिनियम जो कि 1935 है, ये अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया एक ऐतिहासिक संवैधानिक क्या था, ये सुधार था एक। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि जो भारतीय जो प्रांत हैं उसको अधिक जो है स्वतंत्रता प्रदान करना और एक जो है संघीय ढांचा जो है स्थापित करना, इसका जो उद्देश्य था। या भारत में स्वशासन मतलब स्वयं के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो कदम था। मतलब ये जो अधिनियम था अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था और भारतीय प्रांत हैं, ठीक है, उसको जो है अधिक स्वायत्तता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। या भारत में स्वशासन मतलब जो है लोगों को जो है स्वयं का शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कह सकते हो एक कदम था ये। हालांकि इसने जो है ब्रिटिश अधिकारियों के जो है हाथों में काफ़ी जो है हद तक जो है नियंत्रण जो है बनाए रखा था। मतलब जो है इसका उद्देश्य तो भारतीय लोगों के लिए स्वशासन था, लेकिन इसमें जो इसके अधिकारी थे, ठीक है, वे अधिकतर जो है जो इनकी शक्तियाँ थी वे सभी क्या थी, ब्रिटिश जो है अधिकारियों के पास थी। फिर हम यहाँ से इसकी जो कि विशेषताएं हैं भारत सरकार अधिनियम जो कि 1935 की, इसकी हम विशेषताओं को समझेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको समझ लेना है, आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है।
तो इसकी विशेषता क्या है? तो संविधान का सबसे बड़ा यह अधिनियम था। यह जो है ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और व्यापक जो है संविधान था। उसके बाद इसकी अगली विशेषता है संघीय ढांचा। तो इस अधिनियम ने भारत में संघीय प्रणाली की शुरुआत की, जिससे जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियाँ हैं उसका बंटवारा जो है किया गया। उसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है दो स्तरीय जो है सरकार, मतलब जो है एक केंद्र और प्रांतों में दो स्तर की सरकारें जो है स्थापित की गई थी, ये भी इसकी विशेषता है। फिर है प्रांतीय स्वशासन, मतलब प्रांतों को सीमित स्वशासन जो है दिया गया था, जिसमें प्रांतीय जो है विधानसभाएं कार्यपालिका भी जो इसमें जो है शामिल थी। फिर इसकी अगली विशेषता है कि विभाजन। तो विभाजन जो कि केंद्र और प्रांतों के बीच जो शक्तियाँ थी उसका बंटवारा किया गया था, उसका विभाजन किया गया था। फिर अगली इसकी जो विशेषता है विधानमंडल। तो केंद्र में द्विसदनीय जो विधानमंडल, जिसमें लोकसभा राज्यसभा की स्थापना जो है की गई थी। तो ये थी इसकी विशेषता। और भी कुछ विशेषताएं जैसे कि वोटिंग प्रणाली, तो इसमें जो है सीमित मताधिकार प्रणाली जो इसमें लागू की गई थी। फिर है न्यायपालिका, ये भी इसकी विशेषता है। तो इसमें जो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी जो है की गई थी। फिर अगली इसकी विशेषता है कि सशक्त जो है गवर्नर। तो प्रांतों में गवर्नर को जो है, जो गवर्नर था उसको विशेष जो है शक्तियाँ जो है दी गई थी, जो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व थे, ठीक है, क्या थे, प्रतिनिधित्व थे, उनको जो विशेष शक्तियाँ जो है प्रदान की गई थी। फिर इसकी अगली विशेषता है सार्वभौमिक जो है मताधिकार नहीं था, मतलब जो है मताधिकार जो है सीमित था, ठीक है, सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये जो अंग्रेजों के द्वारा जो अधिनियम लागू किया गया था 1935, तो इसमें सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये थी इनकी कुछ विशेषताएं जो कि मैंने आपको करा दी हैं। अब विशेषताएं पूछेगा भारत सरकार अधिनियम है क्या, तो ये सब मैंने जो कि करा दिया है क्वेश्चन के माध्यम से। हर एक क्वेश्चन को हम बारीकी से लेके चलेंगे, कोई भी बिंदु को हम छूटने नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार की यदि हम बात करें, मौलिक अधिकार जो है वे बुनियादी अधिकार हैं जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक है और भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को जो है प्रदान किए गए हैं। मतलब जो है मौलिक अधिकार क्या है, एक बुनियादी अधिकार है जो व्यक्ति का समग्र विकास के लिए आवश्यक है और भारत का जो संविधान है इसके द्वारा नागरिकों को जो है जो अधिकार हैं प्रदान किए गए हैं। वर्तमान समय में भारत में जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। एक है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण का के विरुद्ध अधिकार, फिर है चौथा इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, फिर आपका छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये जो है जो कि कह सकते हो मौलिक अधिकार हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 मौलिक अधिकार है। इन 6 मौलिक अधिकार को आपको रट लेना है, गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अब इनको हम विस्तार से थोड़ा सा समझेंगे, जैसे कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी नागरिक के भौतिक, बौद्धिक और जो है नैतिक विकास के लिए अत्यंत जो है आवश्यक है, ठीक है। ये जो है भारत का जो संविधान है उसका जो भाग 3 है, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है इसको रखा गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार को। अब इसके हम प्रकारों की बात करें तो मूल अधिकार में जो है 7 मौलिक अधिकार थे। मतलब जो है पहले क्या था, जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो है पहले 7 जो है कह सकते हो मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो है 44वें संशोधन के द्वारा और 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया। मतलब जो है 6 अधिकार जो मैंने आपको बताया है, जब मूल संविधान जब बना था तो उस समय जो है इसमें एक और भी अधिकार था जो कि संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसको 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जो है हटा दिया गया है और जो है अब वह जो है कानूनी अधिकार है, क्योंकि अब इनकी संख्या जो है 6 ही बची हुई है। तो हम यहाँ से इन जितने भी अधिकार हैं इनको हम थोड़ा सा विस्तृत में इनकी हम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या करने को एग्जाम में बनता है। तो इसमें जो पहला इसका कह सकते हो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है इसको अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18 तक जो है इसको रखा गया है भारतीय संविधान में। या जो है कानून के समक्ष समानता, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की जो है समानता सुनिश्चित करता है। मतलब जो है समानता का अधिकार मतलब जितने भी चाहे सरकारी क्षेत्र हो, ठीक है, तो इसमें सरकार जो भी जो है सभी के साथ समानता का भाव रखेगी, ऐसा नहीं कि जात के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करेगी। तो समानता का अधिकार यही है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद आपके जो है 19 से लेकर इसको जो है 22 के तहत रखा गया है। इसमें जो है बोलने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति करने की स्वतंत्रता है और जो है विभिन्न जो स्वतंत्रताएं इसमें शामिल है। जैसे कि आप जो है सभा कर सकते हो, अपने जो है देश में एक कोने से लेकर दूसरे कोने में घूम सकते हो, एक यहाँ से जाकर दूसरे कोने में बस सकते हो, ठीक है, आप सभा कर सकते हो, रैली कर सकते हो। तो इस तरह की स्वतंत्रता जो आपको प्रदान है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
ठीक है। तो इसको जो है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के तहत इसको रखा गया है। या जो है मानव तस्करी और जो जबरन जो श्रम है उसको इसको जो है प्रतिबंधित करता है। मतलब जो है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, जिससे कि मानव की तस्करी करना, लड़कियों की तस्करी करना, और जो जबरन जो श्रम होता है, जैसे कि कुछ जो बालक होते हैं या फिर जो है कुछ लड़कियां होती है जिसकी उम्र 18 साल नहीं होती है, उससे जो है जबरन काम करवाना, उसको जो है कारखानों में भेजना। तो ये जो है जो श्रम है इस पर जो है प्रतिबंध इस पर लगाता है ये अधिकार। और जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है खतरनाक नौकरी में जो है लगने से जो है रोकता है। ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के तहत जो इसको रखा गया है। इसमें जो है प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, उसका अभ्यास करने और जो उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देती है। मतलब जो है स्वतंत्रता का अधिकार ये है कि आप जो है किसी भी धर्म के हो, अपने धर्म की जो है आप उपासना कर सकते हो, उसका पालन कर सकते हो, धर्म अपने त्यौहार मना सकते हो, उसका जो है प्रचार भी कर सकते हो। तो ये स्वतंत्रता है। फिर अगला जो अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। तो ये जो है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक इसको रखा गया है। ठीक है। इसमें जो है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार जो है देता है ये। फिर लास्ट में आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको अनुच्छेद 32 के तहत जो इसको रखा गया है। किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो जो है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जो है जा सकता है। मतलब जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है जो आपको 6 जो मौलिक अधिकार आपको दिए हुए हैं। ठीक है। यदि इसी से इसमें से कोई यदि आपका जो है मौलिक अधिकार आपको छीना जाता है, ठीक है, तो आप जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है जा सकते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य की यदि हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य वे जो है दायित्व हैं, कह सकते हो, जो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिक को जो है दिए जाते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? वे नैतिक जो है दायित्व हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को जो है दिए जाते हैं, जिनका जो है पालन जो है देशभक्ति, एकता, अखंडता जो है बनाए रखने में जो है मदद करता है। भारतीय संविधान में कुल 11 जो है मौलिक कर्तव्य है, जिसमें जो है संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का जो है सम्मान करना, देश की संप्रभुता, अखंडता की जो है रक्षा करना और जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है इसकी देखभाल करना, इन्हें जो है 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। बाद में 2002 में जो है 86वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक और जो है कर्तव्य इसमें जो है जोड़ा गया है। तो इसकी हम सूची को यहाँ से देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य आपके जो 11 हैं इनको हम यहाँ से समझेंगे। एक एक कर्तव्य को आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहला इसमें जो मौलिक कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करना, उसके जो आदर्श हैं, ठीक है, जो संस्थाएं हैं, जो राष्ट्र ध्वज है, तो राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सब चीज़ें इसमें जो है शामिल हैं। फिर है दूसरा जो इसका मौलिक कर्तव्य है वो है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को जो है संजोना और उनका जो है पालन करना। फिर अगला जो कर्तव्य है वह है भारत की जो संप्रभुता है, जो एकता है, जो अखंडता है, इसकी रक्षा करना। फिर अगला है देश की रक्षा करना, ठीक है, आह्वान किए जाने पर जो है राष्ट्र की सेवा भी जो है करना। फिर अगला इसमें जो कर्तव्य है वो है सभी नागरिकों के बीच सद्भाव, समान जो है भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के जो है सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को जो है त्यागना, ये सब इसमें जो है कर्तव्य है। और भी इसमें कर्तव्य हैं जैसे कि हमारी जो सामाजिक जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका जो है संरक्षण करना। फिर अगला इसमें जो कर्तव्य है प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी जो है रक्षा करना, जिसमें जैसे कि वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, तो इन सभी के प्रति जो है दया भाव जो है दिखाना। फिर इसमें अगला जो कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा जो है सुधार की भावना का जो है विकास करना। फिर अगला इसमें कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से जो है दूर रहना। फिर अगला जो इसमें कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि जो राष्ट्र है प्रगति कर सके, उन्नति कर सके। फिर लास्ट में इसका जो कर्तव्य है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर जो है प्रदान करना और यह जो है 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो ये थे आपके जो है कि मौलिक कर्तव्य थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। सभी मौलिक कर्तव्य आपको जो है लिखना है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या हैं, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि भारतीय संविधान जब इसको बनाया गया तो बहुत सारी चीज़ें जो कि दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं, तो यही इसके स्रोत थे, इन्हीं को हम समझेंगे। तो जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से तो संसदीय जो शासन जो प्रणाली है, जो पद्धति है,
ठीक है, ये जो है ब्रिटेन के जो है संविधान से ली गई है। इसमें लोकसभा, विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, संसद एवं जो है विधानमंडलों की प्रक्रिया और उसके सदस्यों के जो विशेष अधिकार है, ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। फिर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इससे जो है कुछ इसमें जो है स्रोत लिए गए हैं, जैसे कि संघात्मक शासन प्रणाली, तो ये जो है अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। इसमें जैसे कि मूल अधिकार, स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद फ्रांस के संविधान से, तो इसमें जो है गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है, ये जो है फ्रांस के संविधान से ली गई है। उसके बाद कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से संघ और जो राज्य है इनके बीच जो शक्तियों का जो बंटवारा है, जो विभाजन है, यह जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निषेध तत्वों को जो है लिया गया है। उसके बाद जर्मनी के जो है संविधान से आपातकालीन जो प्रावधान है, ठीक है, उसको लिया गया है। फिर है सोवियत संघ की जो है सोवियत संघ के संविधान से, तो इसमें से जो है मूल कर्तव्यों को जो है लिया गया है। फिर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो जो समोर्ची सूची है, ठीक है, समूर्ति, इसको जो है लिया गया है। फिर जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, इसमें जो है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको लिया गया है। फिर जापान के संविधान से जो अनुच्छेद 21 की जो शब्दावली है उसको जो है जापान के संविधान से लिया गया है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम जो कि 1935, इसके तहत जो है केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों के जो वितरण है इनकी सूचियाँ जो है भारतीय शासन अधिनियम जो कि 1935, जो कि अंग्रेजों के द्वारा ये जो है कह सकते हो लागू किया गया था, तो इसके द्वारा ली गई हैं। इन सभी को मिलाकर संविधान का निर्माण किया गया है। सारे इसके जो है स्रोत हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नागरिकता के जो है प्रकार क्या हैं, ठीक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार क्या है। उसके बाद राष्ट्रपति के जो है जो आपातकालीन जो शक्तियां हैं, ठीक है, इनका आपको जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, इनको आपको बताना है। उसके बाद निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है, क्या रोल है इलेक्शन कमीशन का, ये आपको बताना है। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चनों को हम देखेंगे, ठीक है, चलेगा। सभी विद्यार्थी जो है सेशन को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन जो है ना तो सही से लाइक मिलता है, ना ही चैनल को जो है काफ़ी लोग सब्सक्राइब करते हैं। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य जो भी मेरा वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको जो है मिल जाएगा। तो चलेगा, हम क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से प्रावधान हैं, उनको हम समझेंगे। तो भारतीय संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद जो 5 है, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का जो प्रावधान इसमें किया गया है। किसी भी राज्य की जनसंख्या को 2 भागों में जो विभाजित किया जाता है। प्रथम है नागरिक, प्रथम नागरिक और जो है द्वितीय विदेशी। मतलब जो है नागरिकता प्रदान करने के 2 इसके उपाय। पहली बात तो जो भारत में नागरिक हैं वे कैसे नागरिकता अपनी प्रदान करें, और दूसरे हैं जो विदेश से आते हैं वे अपनी नागरिकता कैसे प्रदान करें। तो देश के नागरिक को सभी प्रशासनिक, कानूनी और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेश से जो लोग आते हैं उनको ये अधिकार नहीं मिलते। मतलब जो है अपने देश में आप जो है कह सकते हो नागरिकता प्रदान कर आपको मिल सकती है, क्योंकि आपको जो है प्रशासनिक, कानूनी और राजनीतिक अधिकार होते हैं, जबकि विदेश को जो है यह अधिकार नहीं मिलते हैं। मतलब जो है देश के जो नागरिक होते हैं उन सभी को प्रशासनिक, कानूनी, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि जो विदेशी लोग आते हैं उनको अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है, नागरिकता जो है प्राप्त करने के। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता का प्रश्न जो है विशेष महत्व हो गया है, क्योंकि संविधान में कुछ विशेष प्रावधान उन्हीं लोगों के लिए था जो भारत के नागरिक होने के हकदार थे। भारतीय नागरिकता प्रदान करने की निम्नलिखित जो है कह सकते हो इसके उपाय हैं, जैसे कि संविधान लागू होने से के समय भारत के जो है नागरिक, मतलब जब संविधान लागू हुआ तो जितने भी लोग भारत में थे तो वे सभी के सभी जो है भारत की नागरिकता उनको जो है दे दी गई है। ऐसे वे व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय भारत में ही थे, मतलब या फिर हो गए, मतलब जब भी संविधान जब लागू हुआ तो जो भी लोग, चाहे वह जो है मुस्लिम हो या फिर किसी भी धर्म का हो, तो यदि भारत में रह गया तो उसको भारत की नागरिकता दे दी गई। तो इसमें पहला जो इसमें प्रावधान दिया हुआ है नागरिकता जो है प्राप्त करने का, तो भारत का जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो जितने भी लोग आज़ादी के समय रह गए थे यहाँ पर, नहीं गए देश को छोड़कर, तो ये सभी जो है भारत के नागरिक हो गए। और यहाँ से लिखा भी हुआ है संविधान लागू होने के पूर्व, मतलब जो है पूर्व मतलब होता पहले, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत के वे नागरिक थे, और वे जो है संविधान लागू होने के बाद भारत के नागरिक जो हो गए।
फिर इसमें अगला बिंदु है, ठीक है, कोई व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, मतलब जो है कोई भी व्यक्ति जिसका भारत के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में अधिवास मतलब उसका घर है, और भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत के जो है किसी राज्य में जन्मा हो, उसका जन्म हुआ हो, तो अब भारत का नागरिक हो गया है, चाहे उसके माता पिता कोई भी जो है नागरिकता इनकी हो, मतलब चाहे उनके माता पिता किसी चाहे विदेशी ही हो। फिर इसका अगला बिंदु है, भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करने वाला कोई भी व्यक्ति, मतलब जो भारत के क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिनके माता पिता, ठीक है, माता पिता से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जो है जन्म लिया था और उनके माता पिता के राष्ट्रीयता कुछ भी हो, तो वह जो है भारत का नागरिक ही होगा। उसके बाद अगला बिंदु है, किसी व्यक्ति के माता पिता या उससे किसी भी एक का जो है जन्म भारत में हुआ हो, तो उनकी सत्ताने सत्ता जो है भारत के नागरिक होंगे। मतलब जो है मान लो माता पिता जो है इनमें से कोई एक लोग, चाहे माता भारत की हो या फिर पिता भारत के हो, तो उससे जन्मी जो भी संतानें होगी भारत की ही जो है उनको कह सकते हो कहलाएंगी वे। उसके बाद यदि जो है संविधान लागू होने के ठीक पूर्व, मतलब जो है पूर्व मतलब होता है पहले 5 वर्ष की अवधि के लिए मामूली रूप में उनके माता पिता भारत के जो है निवासी किए गए निवास जो है किए हों, तब भी उनको जो है भारत की नागरिकता जो है नागरिक ही कहा जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है, भारत का नागरिक होगा, परंतु जब माता माह या जो है माता मही, मतलब जो है जब माता पिता में से जो है कोई भारतीय शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जो है जन्मा हो। तो ये सभी इसके जो है प्रावधान है। और भी यहाँ से एक प्रावधान जो लास्ट में इसको देख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया था लेकिन वह जो है संविधान लागू होने के पूर्व, मतलब पहले वे जो है मामूली तौर पर भारत से बाहर निवास किया हो, तो वे जो है भारतीय नागरिक ही जो है माने जाएंगे। तो ये थे प्रावधान थे जो कि जो है जब संविधान लागू होने से पूर्व उसके बाद का है। अब उस जो विदेशी लोगों के लिए क्या प्रावधान इसको समझ लीजिएगा। तो संविधान लागू होने के बाद भारत की नागरिकता क्या है इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इससे पूर्व क्या हम नागरिकता को जो है पढ़ रहे थे। तो नागरिकता अधिनियम जो कि 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की निम्न जो है विधियाँ निर्धारित की गई हैं, जैसे कि जन्म से जो है नागरिकता। तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 मतलब जो संविधान लागू हुआ उसके बाद भारत में हुआ है, ठीक है, तो वह भारत का नागरिक है। जब संविधान लागू हुआ, चाहे कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भी जो है पंथ का लोग हो, तो वह जब संविधान लागू हुआ तो यदि वह भारत में जन्मा तो भारत का ही नागरिक कहलाएगा। उसके बाद जो कि दियावा की आवाजनन द्वारा नागरिकता, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद भारत में पैदा हुआ कोई नागरिक आवाजनन द्वारा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता उनके जन्म के समय भारत के नागरिक थे। फिर है अगला इसका रजिस्ट्री द्वारा नागरिकता। तो भारतीय मूल में ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई, तो वे जो समान रूप से भारत में निवास कर रहे हैं तथा रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने से पूर्व 6 माह की अवधि इस प्रकार के निवासी रहे हैं, तो वे जो है स्त्रियाँ जिनका विवाह भारत में किसी पुरुष के साथ हुआ तो वे भी भारत के नागरिक ही कहलाएंगे, ठीक है। तो ये थे इसके प्रावधान। अब हम यहाँ से स्वतंत्रता का अधिकार क्या है इसको समझिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार अभी मैंने आपको बताया था, तो इसमें जो है भारतीय संविधान में इसको जो है 19 अनुच्छेद से लेकर 22 तक इसको रखा गया है। इसमें जो है नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है ये, जिसमें जो है प्रत्येक नागरिक को अपने जो है विचार, अभिव्यक्ति, आवास, निवास, टहलने, घूमने की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को जो है 7 स्वतंत्रताएं जो है प्रदान की गई थी। तो इस तरह से इसके बारे में हमको लिखना है। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समानता क्या है, इसको समझ लीजिएगा। विधि के समक्ष समानता क्या है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, ऊंचे पद पर हो या फिर जो है सामान्य नागरिक हो, कानून के सामने जो है बराबर है। इसमें जो है विधि के समक्ष समानता मतलब ये होता है, आप चाहे जो है कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे वह गरीब हो फिर अमीर हो, तो वह जो है कानून के सामने बराबर ही है और जो है कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह सिद्धांत जो है दिया गया था कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के अंतर्गत जो है समान आरक्षण से वंचित जो है नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जो है इसमें कहा गया है
विधि के समक्ष समानता का मतलब यह होता है, चाहे व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब हो या फिर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो उसके सामने जो कानून के सामने हैं वे सभी लोग बराबर हैं। कानून से ऊपर जो है कोई भी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। और कानून भी जो है इन सभी के लोगों के साथ जो है कह सकते हो जो इनका जो समान आरक्षण है इनसे जो वंचित नहीं करेगा। तो इस तरह से इसके बारे में हमको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं इनके अनुच्छेद क्या है, इसको समझिएगा। तो राष्ट्रीय आपातकालीन जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लागू होता है। राष्ट्रीय आपातकालीन मतलब संपूर्ण राष्ट्र में। फिर है राज्य में राष्ट्रपति शासन, जब मान लो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है जब वहाँ की शासन प्रणाली नहीं संभाल पाता है तो 356 के तहत जो राष्ट्रपति होगा वहाँ पर सारी जो शक्तियाँ है मुख्यमंत्री की अपने अधीन कर लेगा और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। फिर है वित्तीय जो है आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत इसको रखा गया। तो 3 शक्तियाँ इसको प्रदान है राष्ट्रपति को, इनके बारे में समझेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि अनुच्छेद जो है 352 के तहत भारत चीन के जो युद्ध हुआ था उसके समय, ये जो युद्ध हुआ था 1962 में, तो राष्ट्रीय आपातकालीन जो है घोषित किया गया था। और अनुच्छेद जो है 356 है, इसके तहत अक्सर जो है राज्यों की जो सरकारें हैं जब काम नहीं कर पाती हैं, राज्य की जो सरकारें होती हैं मतलब मुख्यमंत्री जब वहाँ पर जो है राज्य में कार्य नहीं कर पाती हैं तो जो राष्ट्रपति होगा, तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति रहेगा, ठीक है, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को जो है वहाँ से बर्खास्त दे सकता है, इस्तीफा दे सकता है। वहाँ पर सारी जो शक्तियाँ हैं मुख्यमंत्री की और जो है अपने हाथ में लेकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। फिर है जैसे कि यहाँ से 2005 में अनुच्छेद 356 के तहत बिहार में इसको जो है लागू किया गया था। तो इन सभी को हम विस्तार से थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि जो 300 आपका जो है 52 है जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, इसको समझ लीजिएगा। जैसे कि राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर जो सशक्त विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा खतरे में होने के पर पूरे देश या जो है उसके कुछ हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मतलब जो है राष्ट्रपति जो है मान लो किसी युद्ध दूसरे देश से युद्ध होने लगे, ठीक है, या फिर बाहरी कोई आक्रमण है या फिर सशक्त विद्रोह है, देश के अंदर ही कोई विद्रोह होने लगा, तो इस तरह के खतरे से, ठीक है, इस तरह के खतरे से जो है होने के कारण जो राष्ट्रपति होगा जो है संपूर्ण देश में या फिर जो है किसी देश के एक हिस्से में जहाँ पर जो है विद्रोह हो रहा है, यहाँ पर खतरा है, तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति होगा आपातकालीन की घोषणा जो है कर सकता है। फिर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान, ठीक है, इस अनुच्छेद का जो उपयोग करके राष्ट्रीय आपातकालीन जो घोषित किया गया था, ठीक है, ये 1962 की घटना का एक उदाहरण है। उसके बाद 356 क्या है, इसको हम राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है। जैसे कि यदि किसी जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाता है तो जो राष्ट्रपति होगा राज्य सरकार का प्रभार जो है संभाल सकते हैं, और जो है इसे आम जो है बोलचाल में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। मतलब जो है मान लो जो कि राज्य में को कौन चलाता है, कहोगे मुख्यमंत्री चलाता है, तो मुख्यमंत्री यदि वहाँ पर शासन जो है नहीं चला पा रहा है तो जो राष्ट्रपति होगा, ठीक है, विफल है चलाने में शासन वहाँ पर, तो राष्ट्रपति जो है वहाँ पर अपना शासन लागू कर सकता है, उसको ये जो है शक्तियाँ मिली हुई हैं। जैसे कि 2005 में बिहार में गठबंधन सरकार के टूटने के बाद अनुच्छेद जो है 356 लागू किया गया था। अब जो है राज्य में अस्थिरता थी, यह जो एक उदाहरण है, ठीक है। फिर है अनुच्छेद जो है 360 जो कि वित्तीय आपातकाल। यदि जो है राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश की जो वित्तीय स्थिरता है, ठीक है, उसको जो है खतरा है, तो वे जो है वित्तीय आपातकाल की जो है घोषणा कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि अब तक जो है इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत की वित्तीय स्थिरता के लिए ये जो है संभावित उपाय है। तो ये थे कुछ प्रावधान, इनकी शक्तियाँ थी राष्ट्रपति की जो कि मैंने आपको करा दी हैं। फिर है निर्वाचन आयोग क्या है, इसको समझिएगा। तो संविधान के जो अनुच्छेद है 324, इसमें जो है निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, और इसमें जो है जिसका कार्य होता है निर्वाचन संबंधी होता, मतलब जो है निर्वाचन संबंधी का कार्य होता है निर्वाचन आयोग का, जो कि 324 अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया है। इसमें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा जो है 2 अन्य आयुक्त होते हैं। सभी विषय पर जो है निर्णय बहुमत से लिया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न कार्य जो किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो निर्वाचन आयोग का जो कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक जो दल हैं उनको मान्यता देना, ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक दलों को जो चुनाव चिन्ह उनका है, ठीक है, उसको आवंटन करना, और दलों की जो है मान्यता समाप्त करना, राजनीतिक दलों के जो है चुनाव चिन्ह को जो है जब्त करना, चुनाव चिन्ह देना, फिर जब्त करना, सभी जो है इनके कार्य हैं।
और दलों के लिए आचार संहिता लागू करना, चुनाव प्रचार के लिए जो है नियम बनाना, किसी दल के विभाजन पर जो है निर्णय लेना। तो ये सभी क्या है, चुनाव आयोग के कार्य हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो गया है। इसमें टोटल आपके जो है 7 आपके क्वेश्चन आपके रहते हैं, जो कि 5 ही क्वेश्चनों को जो है उत्तर आपको देना पड़ता है। सेक्शन बी व सी काफ़ी आपके अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह आपके क्वेश्चन जो कि रहते हैं, जो आपको पता होंगे वही आपको कर लेना। वैसे तो यदि आप मेरा कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा ही नहीं, पूरे के पूरे जो क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके आओगे। चलिए, जिसमें पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति, इसके कारणों की आपको विवेचना करना है। फिर है स्वदेशी आंदोलन के महत्व क्या है। फिर है भारतीय जो संविधान हमारा है इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले इसका जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना कैसे हुई है, कब हुई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन में हुई थी, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करना। मतलब जो है इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पार्टी का गठन किया गया है, इसका जो गठन हुआ था, इसका जो स्थापना हुई थी, इसकी 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था जो ब्रिटिश जो शासन था, ठीक है, उसके खिलाफ जो भारतीय थे उनको एकजुट करना था, ताकि जो ब्रिटिश शासन है, जो अंग्रेज, इनको भगाया जा सके। या जो है राजनीतिक जागरूकता को जो है बढ़ावा देने और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति को एक महत्वपूर्ण मंच ये जो है बन गया था। अब इसकी हम स्थापना की बात करें, इसमें कौन कौन से उदार नेता जो है इसमें शामिल हुए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो है प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में हुआ था और 31 दिसंबर तक ही चला था। इसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है की गई थी। अब इसमें जो इसके गठन के समय इसके प्रमुख जो उदारवादी नेता थे कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें कई नेताओं का जो है सहयोग रहा है। जैसे कि हम देखें तो इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि इसमें जो नेता थे प्रमुख वो थे एलन जो है ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सर विलियम जो है वेंडरबर्न, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद जो है गोविंद रनाडे, ये सारे इसके जो है कह सकते हो उदारवादी नेता थे। तो इस तरह से इसके बारे में हमको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन क्या है। स्वदेशी, स्वदेशी जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जाता है। स्वदेशी मतलब होता है अपने देश का, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन क्या है उसको समझिएगा। तो स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जो हुआ था, एक जो है राष्ट्रवादी आंदोलन है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विद्रोह में इसके विरोध में आंदोलन हुआ था। एक जो है राष्ट्रवादी आंदोलन था। इसका उद्देश्य था जो ब्रिटिश जो वस्तुएं थे, जो ब्रिटिश अंग्रेजों की जो वस्तुएं था, उसका बहिष्कार करना था और भारत में जो वस्तुएं थी, जो निर्मित वस्तुएं थे, उनका उपयोग करना था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश वस्तुओं का जो है बहिष्कार करना था, भारत में निर्मित वस्तुओं को जो है बढ़ावा देना था। इस आंदोलन का महत्व यह था कि इसने जो है ब्रिटिश आर्थिक शोषण को चुनौती दी, स्वदेशी उद्योगों को जो है बढ़ावा दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए राष्ट्रीय एकता, जागरूकता और आत्मनिर्भर की भावना भी जो है पैदा की। मतलब जो है स्वदेशी आंदोलन क्या है? स्वदेशी आंदोलन जो है ये जो 1905 में एक आंदोलन हुआ था, गांधी के द्वारा किया गया था। इसमें जो विदेशी जो वस्तुएं थी, ठीक है, जो ब्रिटिश लोगों की जो वस्तुएं थी, उसको जो है बहिष्कार करना था और अपने देश की जो वस्तुएं थी उनका उपयोग करना था और जो उद्योग धंधे थे उनको बढ़ावा देना था। इस तरह से आपको लिखना है। अब स्वदेशी आंदोलन के क्या महत्व है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसके बहुत सारे महत्व, जैसे कि राष्ट्रीय एकता और जो है चेतना। तो इस आंदोलन ने विभिन्न जो है पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाने और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई। मतलब जो ये आंदोलन का जो महत्व था, इसका मेन उद्देश्य था कि जो भारतीय थे उनको एकजुट करना था, ठीक है। उसके बाद आर्थिक जो है आत्मनिर्भरता, इसका उद्देश्य जो है आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना था। ब्रिटिश सामानों को जो है बहिष्कार करके देश के आर्थिक शोषण को जो है चुनौती देना था। इससे स्वदेशी उद्योग जैसे कि जो है हथकरघा, वस्त्र, अन्य जो कुटीर उद्योग थे उसको जो है प्रोत्साहन जो है मिला। मतलब जो है इसमें जो है इसका जो उद्देश्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता। मतलब जो है जाहिर सी बात, जब भारत के लोग, भारत के कह सकते हो नागरिक, जब किसी जो है सामान को बनाने लगेंगे तो भारत का जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत के जो नागरिक हैं आत्मनिर्भर हो जाएंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे।
इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो जो ब्रिटिश की वस्तुएं थी, जो अंग्रेजों की वस्तुएं हैं बाहर की, उनका विरोध करना था, उसका बहिष्कार करना था और अपने जो है देश की बनी वस्तुएं उनका उपयोग करना था और अपने देश की वस्तुओं को जो है बनाने पर जो है फोकस करना था, उसके उद्योग धंधे को जो है बढ़ावा देना था। उसके बाद अगला जो इसका उद्देश्य है आर्थिक जो है आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद आपका है कि स्वतंत्रता संग्राम में जो है भागीदारी। तो यह जो आंदोलन महिलाओं सहित समाज में जो है बड़े वर्ग को स्वतंत्रता संग्राम के लिए सक्रिय रूप में जो है भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का एक मंच जो है बन गया। फिर है राजनीतिक जो है जागृति। तो ये जो आंदोलन था इसने जो है लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और आधुनिक राष्ट्रवाद राजनीति में इनकी भागीदारी को भी जो है बढ़ाया। उसके बाद आगे के जो है आंदोलनों की जो है नींव। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान विकसित असहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध के विचार बाद में महात्मा गांधी के आंदोलन का जो है आधार बने। अगला भी महत्व है कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान। तो आंदोलन ने जो है कला साहित्य के क्षेत्र में भी जो है योगदान दिया, जिससे भारतीय जो संस्कृत है और जो राष्ट्र का जो गौरव है उसको जो है बढ़ावा मिला। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है, इसके महत्व वगैरह को। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है और जो है राज्य के नीति निषेध तत्व क्या हैं। उसके बाद है कि लोकसभा के विधायी शक्तियों की जो है व्याख्या करना है। सारे के सारे मोस्ट वांटेड आपके क्वेश्चन हैं। ये हम महासंग्राम क्लास के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं आप लोग के समझ से संपूर्ण पाठ्यक्रम से। इससे बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं छपेगा, सभी क्वेश्चन इसी से आपके आएंगे, यही क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना, चाहे इसको डाउनलोड कर लेना, लेकिन सभी क्वेश्चनों को जरूर आपको रट के जाना है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, 1 घंटा करीब करीब हमारी क्लास रहेगी। आप चाहे तो 1 घंटे का समय निकाल के एक बार पढ़ लोगे तो आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो चलेगा, सबसे पहले हम संविधान की विशेषता समझेंगे। उससे पहले संविधान क्या है, भारतीय संविधान है क्या, इसकी प्रस्तावना में क्या कहा गया है, इसको हम समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, इसमें कहा गया है कि भारत एक लोकतंत्र, गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य है। समाजवादी धर्मनिरपेक्षता को 1976 में 42वें जो है संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया। अर्थात भारत में जनता के द्वारा जो है सरकार चुनी जाएगी और राष्ट्रपति जो होगा एक निश्चित अवधि के लिए होगा और आंतरिक और जो बाह्य मामले में भारत जो स्वतंत्र रहेगा और सभी के साथ जो है व्यवहार, सभी के साथ समान व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता होगी। मतलब जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कहा गया है कि भारत एक जो है लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभुत्व, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य है। इसमें जो समाजवादी जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है इसको 1976 में, ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारत में जो सरकारें होंगी वो जनता के द्वारा चुनी जाएंगी और जो है जो राष्ट्रपति होगा उसके कह सकते हो कि लिमिट में होगा, एक निश्चित अवधि होगा। जैसे कि मुख्यमंत्री 5 साल के लिए होता है, उससे बगैर वो भी उसकी एक अवधि के लिए होगा, हमेशा के लिए वही नहीं रहेगा। और आंतरिक और बाह्य मामलों में, ठीक है, भारत जो होगा स्वतंत्र रहेगा और जो है संविधान जो है सभी को जो है समान व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता जो है देता है। भारतीय संविधान में ये कहा गया है सभी को जो है समान जो है व्यवहार मिलेगा, धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम यहाँ से इसकी जो विशेषता इसको समझ लीजिएगा। तो पहली बात तो लिखित और जो है निर्मित संविधान, और जो है सबसे व्यापक संविधान कह सकते हो, क्योंकि ये जो है भारत का जो संविधान है सभी दुनिया के जितने भी देश हैं सभी देशों से बड़ा, सबसे बड़ा संविधान है। और ये जो है लिखित और निर्मित संविधान है। संघात्मक शासन ये भी इसकी विशेषता है और जो है सदनात्मक शासन ये भी इसकी विशेषता है। विश्व का सबसे व्यापक संविधान, मतलब विश्व में सबसे बड़ा संविधान है ये। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी जो है संविधान में है। इसमें मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भी सभी इसमें रखा गया है और निषेधक तत्वों की व्यवस्था इसमें है और धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी जो है इसको जो है जोड़ा गया है। तो ये थी इसकी विशेषता। आप बनाकर भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर से अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के गठन, उसके अधिकारों का आपको वर्णन करना है। तो लोकसभा की क्या शक्तियां हैं, इनकी क्या योग्यता है, हम सबको विस्तार में हम करा देंगे, जिससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो लोकसभा जो है भारतीय संसद का प्रथम एवं जो है निम्न सदन है। ठीक है, लोकसभा क्या है, लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम एवं जो है निम्न सदन है।
इसे जो है लोकप्रिय सदन भी जो है कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में जो है किया जाता है। इसके लिए एक सदनीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था जो है की गई। मतलब जो है इसको लोकप्रिय इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य जो संख्या है 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी जो सदस्य संख्या 545 ही है, जिसमें जो है 543 निर्वाचित और 2 जो है मनोनीत सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को जो है मनोनीत जो है करता है। अब इसकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप में जो है किया जाता है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक जो है नारी या फिर जो है नर या फिर नारी, मतलब जो है महिला या पुरुष को वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, और सामान्य बहुमत के आधार पर उम्मीदवार को जो विजयी जो घोषित किया जाता है। मतलब जो है इसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है लोकसभा की, इसमें जो है सदस्यों के द्वारा इसकी निर्वाचन किया जाता है जनता के द्वारा। भारत में जिसकी भी उम्र 18 साल पूर्व हो गई है, चाहे वो महिला हो फिर पुरुष हो, तो उसको मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। तो जिसके पक्ष में बहुमत होगा, अधिक वोटें मिलेंगे, तो उसको जो है विजय घोषित कर दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को अधिक मत मिल जाता है उसे जो है विजय घोषित कर दिया जाता है। अब जो है सदस्यों की योग्यता क्या है लोकसभा के लिए? लोकसभा मनोनीत होने के लिए इनकी योग्यता क्या होती है इसको समझ लीजिएगा। पहली बात तो वह भारत का नागरिक हो, वह जो है 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो, वह जो है किसी लाभ के पद पर ना हो, किस जो है न्यायालय द्वारा अपराधी जो है घोषित ना किया गया, मतलब जो है कभी जो है कोई जो है न्यायालय के द्वारा उसको ऊपर अपराध ना लगा हो, और जो किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका नाम जो है आवश्यक हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों के लिए जो स्थान आरक्षित है उसी जाति का व्यक्ति उस स्थान में उम्मीदवार हो सकता है। फिर इसमें अगले जो योग्यता है वो है क्योंकि 2002 में किए गए एक संशोधन के अनुसार आपराधिक मामले से जुड़े जिस व्यक्ति के विरुद्ध 3 बार न्यायालय में जो है चार्जशीट दाखिल हुई हो तो वह जो उम्मीदवार नहीं हो सकता है। ये थी इसकी योग्यताएं। अब हम यहाँ से इसका कार्यकाल क्या है, अधिवेशन, पदाधिकारी, इसकी जो कह सकते हो शक्तियाँ हैं, इनको हम देखेंगे। इसका कार्यकाल जो होता है लोकसभा का 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले जो राष्ट्रपति है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो लोकसभा है इसको भंग कर सकता है। फिर यदि हम अधिवेशन की बात करें तो लोकसभा का अधिवेशन जो है वर्ष में 1 साल में कम से कम 2 बार जो है होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसका विशेष जो है अधिवेशन भी जो है बुलाया जा सकता है। इस जो है दोनों अधिवेशन को मानसूनकालीन और शीतकालीन अधिवेशन के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, मतलब जो है जो लोकसभा का जो अधिवेशन होता है 1 साल में 2 बार होता है। ठीक है, एक जो होता है मानसूनकालीन जो है अधिवेशन, दूसरा होता है शीतकालीन अधिवेशन। फिर है पदाधिकारी। तो अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने पहले अधिवेशन में गठन के बाद अपने सर्वोच्च पदाधिकारी अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त 7 जो है सदस्यों की एक पीठासीन जो है समिति होती है। अध्यक्ष को 1,25,000 रुपये जो है प्रतिमाह जो है वेतन के रूप में दिया जाता है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके कार्यों का निर्वहन भी जो है करता है। ठीक है, अब इसके कार्य में शक्तियाँ क्या है भी समझ लीजिएगा। जैसे कि लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करना इसका कार्य है। कोई भी विधेयक उनकी अनुमति से प्रस्तुत नहीं होता है। फिर है सदन में नेता से परामर्श करके वह सदन का जो कार्यकाल है निश्चित करता है। वह जो किसी प्रश्न को स्वीकार अस्वीकार जो कर सकता है। किसी विषय पर टाई मत जो है पढ़ने पर जो निर्णायक होगा मत देने का अधिकार उसे होता है। फिर इसमें अगला जो अधिक शक्तियाँ है वह लोकसभा की कई जो है समितियों का पदेन सभापति होता है। उसके सदस्यों की नियुक्ति भी जो है करता है। फिर है कोई जो है विधेयक, वित्त विधेयक या जो है या नहीं या जो है अंतिम निर्णय जो है अध्यक्ष का ही जो होता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि नीति निषेध तत्व क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद जो आपका 36 से लेकर जो 51 है, ठीक है, इसमें जो है नीति निषेध तत्वों का जो उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की एक अनोखी व्यवस्था है जिसे आयरलैंड के संविधान से जो है ग्रहण किया गया। मतलब जो नीति निषेध जो तत्व हैं भारत की एक अनोखी व्यवस्था है जिसको आयरलैंड का जो संविधान है उसको इससे जो है इसको लिया गया है, ग्रहण किया गया है। इसी के द्वारा समाजवाद की नीतियों को जो है लागू किया जा सकता है। यह जो है तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है और ना ही जो है न्याय योग्य हैं। फिर भी जो देश की जो सामाजिक
जो आर्थिक उन्नति है उसके लिए जो है उनका पालन करना देश के हित में है। निर्देशक तत्व वे जो है निर्देश हैं जिन्हें जो है संविधान ने जो है राज्यों को दिए हैं और उससे ये जो है आशा की है कि वह जो है किसी बंधन के रूप में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के रूप पर जो है चलेगा। तो ये था निर्देशक तत्वों के बारे में। इतना आपको जो है लिख देना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम आपके फंसेगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगले आपके क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, भारतीय राज्यों में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं इसको आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो है केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा है, ठीक है, जिनके बीच में जो संबंध है, चाहे वित्तीय संबंध हो या प्रशासनिक संबंध हो, जिनको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, मुख्यमंत्री की जो है शक्तियाँ क्या हैं इसको समझ लीजिएगा। तो राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को जो है मुख्यमंत्री कहा जाता है। मतलब जो है राज्य की जो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है उसी को हम मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री जो है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में से लगभग वही स्थिति प्राप्त होती है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को प्राप्त होती है। मतलब जो है जैसे कि केंद्र में जिस तरह जो प्रधानमंत्री होता है जितनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं सारे देश में जो है कोई भी कानून लागू करने की, तो ठीक उसी प्रकार जो मुख्यमंत्री होता है अपने राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है तो अपने राज्य में कोई भी कानून लागू करने का उसको भी अधिकार रहता है, उतनी ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसकी हम नियुक्ति की यदि बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मतलब जो है इसमें कहा गया है मुख्यमंत्री उसी को जो है नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा जिसको बहुमत मिलेगा, ज़्यादा सीटें मिलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो राज्यपाल होगा किसी को मुख्यमंत्री नियुक्ति कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जिसको बहुमत ज़्यादा मिलेगा राज्यपाल जो होगा उसी को मुख्यमंत्री जो है नियुक्त करेगा। ठीक है, इसमें और भी दिया हुआ कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल दो परिस्थितियों में जो अपने विवेक का प्रयोग जो है कर सकता है। कुछ स्थितियों पर जो है अपने जो राज्यपाल होगा अपने विवेक का अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि यदि विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को जो है स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो, मतलब जो है मान लो विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो और जो है एक से अधिक पक्ष जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो। ठीक है, तो उस समय जो राज्यपाल होगा अपने जो है द्वारा किसी जो है को जो है मुख्यमंत्री बना सकता है। उसके बाद यह स्थिति जो है उस समय हो सकती है जब विधानसभा के बहुमत दल का कोई जो है सर्वमान्य नेता ना हो, क्योंकि 1966 से लेकर 1970 तक, इसके बाद 1977 से 78 ईस्वी के काल में एवं 1993 में कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न हो गई थी। मतलब ये कभी कभी क्या होता है कि विधानसभा के बहुमत दल का कोई नेता ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में भी जो है अपने विवेक का प्रयोग जो है जो राज्यपाल होगा कर सकता है। अब यहाँ से जो कि मुख्यमंत्री की कौन से कार्य हैं, इनके शक्तियाँ क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का जो है प्रधान है। मुख्यमंत्री के शक्तियों एवं कार्यों का अध्ययन जो हम निम्न प्रकार जो कर सकते हैं। जैसे कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, तो मुख्यमंत्री का प्रथम कार्य जो होता है अपनी जो मंत्रिपरिषद है उसका निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री जो है मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को देता है जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत सीमा तक अपने विवेक के अनुसार जो है कार्य करता है। मंत्रियों की संख्या उसके विभाग के संबंध में मुख्यमंत्री ही जो है निर्णय करता है। उसके बाद इसका जो अगला कार्य है मंत्रिमंडल का कार्य जो है संचालन, तो मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं उसको बुलवाता है, उसकी अध्यक्षता करता है। बैठक के लिए एजेंडा सूची मुख्यमंत्री के द्वारा जो है तैयार की जाती है। यदि मुख्यमंत्री प्रभावशाली है तो मंत्रिमंडल की जो समस्त कार्यवाही है मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही संपादित होती है। फिर इसका जो अगला कार्य है शासन के विभिन्न विभागों में जो है समन्वय, तो मुख्यमंत्री जो है इस बात का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है कि शासन के सभी विभाग एक इकाई के रूप में कार्य करें। यदि मंत्रिपरिषद के दो या दो से अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो उनके द्वारा इन मतभेदों को दूर का जो है समन्वय स्थापित किया जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में वह जो है विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश की देने की जो स्थिति में भी जो होता है। फिर है अगला जो इसका कार्य है मंत्रियों के कार्य का जो है बंटवारा एवं परिवर्तन,
तो मुख्यमंत्री जो होता है, जो मंत्रिपरिषद के अपने जो सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, और एक बार मंत्रिपरिषद जो होता है इसका निर्माण व उसके सदस्यों के बीच बंटवारा कर चुकने के बाद वह जो है चाहे, मतलब मुख्यमंत्री चाहे तो जो मंत्री हैं उसके जो विभाग हैं उनकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन कर सकता है मुख्यमंत्री। और इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्णय को समानता किसी भी, मतलब जो है मुख्यमंत्री का जो निर्णय होगा, ठीक है, उसको किसी के भी जो है द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो मुख्यमंत्री निर्णय ले लेगा तो उसको जो है टाला नहीं जा सकता किसी के द्वारा। फिर इसका अगला कार्य है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता। तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार है कि वह मंत्रिपरिषद राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करे। वह जो है मंत्रिमंडल के कार्यों, जो निर्णय हैं, इसकी सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार जो है मंत्रिमंडल तक जो है पहुंचाता है। समानता कोई भी जो है मंत्री मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना राज्यपाल से वार्ता नहीं कर सकता। मतलब जो है कोई भी मंत्री जो है बिना मुख्यमंत्री से को सूचित किए सीधे राज्यपाल से कोई भी वार्ता, मतलब कोई भी बात नहीं कर सकता है। राज्यपाल के साथ वार्तालाप के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी देना आवश्यक होता है। फिर है विधानसभा का नेता। तो मुख्यमंत्री का जो है दोहरा व्यक्तित्व होता है, दोहरा चरित्र होता है। एक और यदि वह जो है शासन का प्रधान होता है तो वह दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी होता है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और जो है बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण और उसकी जो है इच्छा के अनुसार ही संपन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी जो है दे सकता है। फिर अगला जो इसका कार्य है सरकार का प्रधान प्रवक्ता। तो मुख्यमंत्री जो है राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है और राज्य सरकार की ओर अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। मतलब जो है राज्य में जितनी भी घोषणा अधिकतर की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। यदि कभी जो है किन्हीं दो मंत्रियों के परस्पर विरोध वक्तव्य से एक भ्रम उत्पन्न हो जाए तो इसे मुख्यमंत्री के वक्तव्य से ही दूर किया जा सकता है। मतलब जो है यदि कोई दो मंत्रियों में कोई विवाद हो जाए, ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा ही उसको जो है दूर किया जा सकता है। फिर है राज्य में बहुमत दल का नेता। तो मुख्यमंत्री जो है राज्य में बहुमत दल का नेता होता है। उससे जो है दलीय ढांचे पर नियंत्रण होता है, वह स्थित इसके प्रभाव शक्ति में और अधिक वृद्धि जो है कर देती है। उसके बाद है राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण। तो मुख्यमंत्री जो है राज्य की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च और अंतिम नियंत्रण रखता है, चाहे शांति हो या फिर व्यवस्था का प्रश्न हो या फिर सिंचाई हो या फिर जो कृषि हो या स्वास्थ्य है, शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी विकास संबंधी प्रश्न हो तो उसका अंतिम निर्णय जो होता है मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके विभागों के संबंध में आदेश निर्देश दे सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रधान होते हैं, किंतु अंतिम रूप से किसी एक व्यक्ति को राज्य के प्रशासन की अच्छाई या बुराई के लिए जो है उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो वह जो है निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ही है। मतलब जो है मुख्यमंत्री ही किसी को दोषी जो है अच्छा या बुरा जो है ठहरा सकता है। ठीक है, फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है इसको हम समझेंगे। तो भारत सरकार और राज्य सरकार जो है, ठीक है, भारत सरकार जो राज्य की जो सरकारें हैं, केंद्र जो राज्य की सरकारें हैं, इनके बीच में विधायी शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां जो है इसको बंटवारा किया गया है। संविधान जो है केंद्र को, मतलब जो है संविधान के द्वारा जो केंद्र सरकार होती है इसको रक्षा, विदेश मामले और मुद्रा जैसे जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं इस पर नियंत्रण होता है। जबकि राज्य जो सरकार होती है इसको शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य जैसे जो विषय होते हैं इस पर इसका अधिकार होता है। ये संबंध एक जो है राष्ट्रीय ढांचे के तहत सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। अब इसके हम प्रकार को ऐसे समझेंगे, इनके बीच के संबंधों के जो प्रकार हैं। एक है वित्तीय संबंध। तो केंद्र और राज्य के बीच कानून बनाने की जो शक्तियों का इसमें बंटवारा किया गया है। केंद्र को राष्ट्रीय महत्व मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है। मतलब जो केंद्र सरकार है उसको केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर कानून बनाने का अधिकार है। वहीं राज्य सरकार जो कि मुख्यमंत्री होता है तो अपने राज्य में, ठीक है, अपने राज्य स्थानीय क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि केंद्र और राज्य के बीच में विधायी जो है विधायी शक्तियाँ बताइए या फिर प्रशासनिक शक्तियाँ बताइए, या फिर पूछता है कि वित्तीय शक्तियाँ बताइए। तो कोई भी शक्तियाँ पूछ सकता है, तो हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा, बाद में मत कहना कि क्वेश्चन ये नहीं आया है। हर एक क्वेश्चन आपको इसी से बनेंगे, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब प्रशासनिक संबंध क्या है इसको समझ लीजिएगा। प्रशासनिक शक्तियों का जो है बंटवारा है, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच जो है तालमेल और सहयोग को जो है सुनिश्चित करने के लिए नियम जो है बनाए गए हैं। अखिल भारतीय सेवाओं जैसे कि IAS,
आईपीएस की भर्ती जो है प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा की जाती है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, ये सेवाएं जो है केंद्र और राज्य दोनों के जो है शीर्ष पदों पर जो है काम करते हैं, लेकिन इनकी जो सेवाएं होती है केंद्र और राज्य दोनों के सहमति से जो है कार्य करती हैं। फिर है वित्तीय संबंध, तो इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच धन का जो बंटवारा होता है, ठीक है, उसको इसमें रखा गया है, इसमें उल्लेख किया गया है। धन के बंटवारा और कर लगाने की जो शक्तियाँ हैं उसको इसमें उल्लेख किया गया है। वित्तीय संबंध मतलब ये होता है जैसे कि जो टैक्स लगाया जाता है तो सीधे जो केंद्र होता है नहीं लगाता है, वहाँ पर जो है जो मुख्यमंत्री होता है उसकी भी जो है सहमति ली जाती है। तो इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो धन के जो बंटवारे और कर लगाने की शक्तियाँ का भी इसमें उल्लेख है, इसमें वित्तीय संबंध में। और केंद्र के पास अधिक जो है संसाधन होते हैं, लेकिन राज्य को भी जो है अनुदान और सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यपाल की भूमिका क्या है, इसके कार्यों की आपको विवेचना करना है। क्वेश्चन बनेगा सेम टू सेम। तो भारत में राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत में जो राज्यपाल होता है क्या है, एक संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसकी भूमिका होता है कि कार्यपालिका और विधायी जो शक्तियों के साथ साथ कुछ जो विवेकाधीन इनको शक्तियाँ भी इनमें होती हैं, वह जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जो अन्य जो मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री के कहने पर उनकी भी नियुक्ति यही करता है। और विधानसभा को बुलाता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है। राज्य के प्रशासन की निगरानी भी राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल जो है राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति के समान ही जो है कार्य करता है, और साथ ही वह केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब इसकी भूमिका और एवं कार्य क्या है, जो है इसके जो है राज्यपाल के, इसको समझ लीजिएगा। तो इसमें जो है कार्यपालिका संबंधी जो कार्य जैसे कि मुख्यमंत्री जो अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। राज्यों के महाधिवक्ता जो होता है उनकी नियुक्ति भी जो है राज्यपाल ही करता है। राज्य के प्रशासन की निगरानी भी जो है राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री को जो है विभागों का आवंटन करना, उसको बांटना, ये भी राज्यपाल ही करता है। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और इसका इस्तेमाल स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। फिर कुछ विधायी शक्तियाँ जो है राज्यपाल को प्राप्त है, जैसे कि विधानसभा को, ठीक है, आहूत करना और जो है सत्रावसान करना और भंग करना, विधानसभा को बुलाना, ठीक है, उसको भंग करना भी इसको कह सकते हो शक्तियाँ है, इसके कार्य हैं। फिर है कि सदन में जो है सत्र के दौरान राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है। विधानसभा में अभिभाषण भी जो है कर सकता है। विधानमंडल के द्वारा पारित जो विधेयक हैं उसको स्वीकृति देना और कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना, ये भी इसका कार्य है। और विधानसभा के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करना, मतलब जो है विधानसभा में जो सत्र है इसमें नहीं होने पर अध्यादेश जारी करने का सिफारिश करना, भी इसका कार्य है। कुछ न्यायिक शक्तियाँ इनको प्राप्त हैं। इसमें जो न्यायिक शक्तियाँ हैं राज्यपाल को जो प्राप्त है, जैसे कि राज्य के कानूनों के तहत अपराधों के लिए क्षमा, दंड के रियायत और सज़ा की माफ़ी दे सकता है। मतलब जो राज्यपाल है ये सज़ा को कम करा सकता है, ठीक है, माफ़ी दे सकता है। फिर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के साथ परामर्श किया जाता है। फिर कुछ विवेकाधीन को शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे कि जब चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वह जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मतलब जो है मान लो किसी को बहुमत नहीं मिलता है स्पष्ट, तो राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी जो है ये भेज सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से सेक्शन आपका सी स्टार्ट होगा। इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आएंगे, जो कि 2 ही आपको प्रश्न करना पड़ेगा, ठीक है। मैं चारों क्वेश्चन कराया दे रहा हूँ, पूरा का पूरा इन्हीं से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री के बारे में समझेंगे, मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, इनकी शक्तियाँ क्या है। फिर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, इसकी व्याख्या करना है। तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत में प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ है, इसका उल्लेख कीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री का जो पद होता है ये उल्लेखनीय है, जिसको अनुच्छेद 74 से 78 तक जो है किया गया है अनुच्छेद में। और 74 में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी,
जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होगा। मतलब जो है जो प्रधानमंत्री है इसका उल्लेख जो है भारतीय जो संविधान हमारा अनुच्छेद जो है 74 से 78 तक जो है किया गया है। 74 जो अनुच्छेद है इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए जो मंत्रिपरिषद जो होगी उसका जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, वह कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद अनुच्छेद जो है 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, ठीक है। मतलब जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है होगी, और वह जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है करेगा। मतलब जो है जो राष्ट्रपति होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो कि राज्यपाल करता है, और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन व्यवहार में देखा जा सकता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए कुछ सीमा तक अपने विवेक का जो है प्रयोग कर सकता है, स्वयं के विवेक का। जैसे कि जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो वह जो है राष्ट्रपति कुछ सीमा तक सविवेक का प्रयोग करते हुए, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर जो है नियुक्त कर सकता है जिसके बारे में उसे आभास हो कि वह निम्न सदन में वह अपना बहुमत सिद्ध कर लेगा। मतलब जो है मान लो कभी क्या होता है कि स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता है किसी गठबंधन को, तो जो राष्ट्रपति होगा, ठीक है, वह जो है अपने विवेक का प्रयोग करके वह जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है, अपने विवेक का प्रयोग करके, ठीक है, कि वह जो है जिसको हम नियुक्त करेंगे वह जो है अपना बहुमत जो है सिद्ध कर लेगा। जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को इसी आधार पर प्रधानमंत्री पद पर जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है। उसके बाद यदि जो है निम्न सदन अर्थात लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो और प्रधानमंत्री पद के लिए कोई दावेदार ना हो, मतलब जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो लेकिन कोई दावेदार ना हो प्रधानमंत्री के लिए, तो उस स्थिति में भी जो राष्ट्रपति होगा अपने विवेक का प्रयोग करके, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर जो है नियुक्त कर सकता है जिसके बारे में आभास हो कि वह अमुक्त व्यक्ति लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर लेगा, ठीक है। जैसे कि जुलाई 1979 में चरण सिंह को इसी आधार पर प्रधानमंत्री पद पर जो है नियुक्त किया गया था। उस समय जगजीवन राम और चरण सिंह प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन राष्ट्रपति जो कि नीलम संजीव रेड्डी के ने जो है चरण सिंह के दावे को ही जो है स्वीकार किया, ठीक है। अब यहाँ से प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कि जो मुख्यमंत्री होता है, जैसे कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, तो ये भी इनकी शक्तियाँ कुछ मिलती जुलती हैं दोनों से, ठीक है। जैसे कि मंत्रिपरिषद के निर्माण करना, तो प्रधानमंत्री का पहला जो कार्य रहता है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, और मंत्रिमंडल के जिन जिन लोगों को शामिल किया जाए वह जो है मंत्री जो प्रधानमंत्री है उस पर निर्भर करता है किन लोगों को शामिल किया जाए। फिर है मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना, तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है और उसी के नेतृत्व में जो है निर्णय लेते हैं। फिर है मंत्री के विभागों का जो है बंटवारा जो है परिवर्तन, तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। तो जो मंत्रियों का जो विभाग है उसका बंटवारा जो प्रधानमंत्री करता है, जैसे कि किसी मंत्री को जो है कौन सा विभाग दिया जाए, किस मंत्री को पद उन्नत की जाए, वह जो है प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। वह जो है मंत्री को किस विभाग में से हटाकर दूसरे विभाग में बदल उसको रखे, तो ये जो है प्रधानमंत्री की इच्छा पर जो है निर्भर करता है। फिर इसका अगला जो कार्य शक्ति है सदन का नेता, तो प्रधानमंत्री जो है सदन का नेता होता है, उसके द्वारा ही कही गई बात जो है सदन द्वारा स्वीकार की जाती है। फिर अगला इसका कार्य है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क स्थापित करना, तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिपरिषद द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसकी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के साथ उसका जो विचार विमर्श होता है उससे जो है मंत्रियों को वह अवगत करता है। फिर है उपाधियां जो है प्रदान करना, तो नई नई जो उपाधियां है उसको देने की घोषणा जो है प्रधानमंत्री ही करता है। किस व्यक्ति को कौन सी उपाधि दी जाए इसका निर्धारण जो है समिति द्वारा की जाती है, लेकिन उसे प्रदान करने का जो कार्य है राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना, तो विभिन्न देशों के साथ किस प्रकार का संबंध स्थापित किया जाए
इस बात पर प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करता है। तो ये थे इसके कार्य शक्ति। और भी इसके कुछ कार्य हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल की जो है बैठक बुलाना। तो मंत्रिमंडल की जो बैठक है अपनी इच्छा अनुसार जो है जो प्रधानमंत्री ये बुलाता है। फिर है सत्र बुलाना, सत्रासन और विघटन की जो है सिफारिश करना। तो सदन का अधिवेशन, ठीक है, कब से बुलाया जाए इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करता है। यहाँ तक कि अधिवेशन की तिथि भी जो है प्रधानमंत्री ही निर्धारित करता है कि किस तिथि को बुलाया जाए। सदन का जो है अधिवेशन समाप्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ही करता है। और निम्न सदन को भंग करने का अनुरोध भी जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से करता है। फिर है देश का सर्वोच्च नेता। तो भारतीय जो प्रधानमंत्री है अपने देश का सर्वोच्च जो है नेता होता है। तो ये थे इनके कार्य में शक्तियाँ कुछ। फिर इसके अगला जो इसमें क्वेश्चन है दिया हुआ था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कहा गया है कि भारत एक लोकतंत्र, गणतंत्र, संप्रभुत्व और समाजवादी एवं जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसको 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारत में जो जनता है, ठीक है, जनता के द्वारा सरकारें चुनी जाएंगी और राष्ट्रपति जो होगा एक निश्चित अवधि के लिए होगा। आंतरिक और बाह्य मामलों में भारत जो स्वतंत्र रहेगा और जो है सभी के साथ समान व्यवहार करेगा और धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी सभी के साथ, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। अब जो है इसकी प्रस्तावना में जो कहा गया है इसके हम एक एक तत्वों को समझेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसमें कहा गया कि यह भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व है ये भी सुनिश्चित करने का वादा करती है। तो इसके जो प्रमुख इसमें जो कह सकते हो बिंदु हैं, जैसे कि संप्रभु। तो संप्रभु क्या है, ठीक है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जिस पर जो है किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। संप्रभुत्व का मतलब ये होता है। फिर है समाजवादी। तो समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता लाना इसका लक्ष्य है, जो कि 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर है पंथ निरपेक्ष। तो राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है, वह सभी धर्मों को समान जो है आदर करेगा, सम्मान देगा। फिर है लोकतांत्रिक। तो जो है शासन जो है जनता के द्वारा होगा, मतलब जो है जनता के द्वारा जो है सरकारें चुनी जाएंगी। फिर है गणराज्य। मतलब जो है राष्ट्र का जो मुखिया है राष्ट्रपति और जो है अप्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है, ना कि वंशानुगत शासन होता है। ठीक है, गणराज्य का मतलब होता है कोई भी जो मुखिया होता है एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, हमेशा के लिए चुना नहीं जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें और भी दो क्वेश्चन, जो कि भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है इसको आपको व्याख्या करना है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों एवं शक्तियों की विवेचना करना है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट वांटेड हैं, इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है इसको समझ लीजिएगा। तो भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद आपका 14 से लेकर 35 तक नागरिकों को जो है 6 जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्वेश्चन मैंने अभी इसमें कराए थे, लेकिन यहाँ से लॉग में क्वेश्चन, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से यहाँ से कराएंगे। जैसे कि इसमें जो 6 आपके मौलिक अधिकार हैं, इसमें पहला है समानता का अधिकार। ठीक है, तो इसमें जो है किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या फिर किसी भी लिंग का हो, तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी को समान अवसर जो है दिया जाएगा। ये जो है इसको जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर जो है 18 तक इसको रखा गया है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार जिसको अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक रखा गया है। इसमें भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने, ठीक है, मतलब जो है शांतिपूर्ण ढंग से आप जो है सभा कर सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो, आप संघ बना सकते हो, भाषण कर सकते हो, निवास कर सकते हो, कि स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हो, घूम सकते हो, सारी स्वतंत्रता इसमें दी गई हैं। फिर है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार जिसको अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के तहत इसको रखा गया है। इसमें मानव तस्करी और जबरन जो है मजदूरी, ठीक है, मतलब जो है इस पर रोक लगाता है। जैसे कि मानव तस्करी का मतलब होता है मनुष्य को बेचना, चाहे औरत हो या फिर पुरुष हो, तो इसको बेचना, इस पर रोक लगाता है। ठीक है, कानूनन अपराध है। और जो है यदि किसी की 14 वर्ष से आयु जो है कम है तो उसको, उस बच्चे को कारखाने पर जो है
खतरनाक जगहों पर काम करने की अनुमति नहीं देता है ये अनुच्छेद हमारा, ठीक है, ये अधिकार हमारा। फिर अगला जो इसका अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब जो है धार्मिक स्वतंत्रता मतलब ये होता है कि सभी नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को अपनाने, उसका अभ्यास करने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। फिर है सांस्कृतिक और जो है शैक्षिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक इसको रखा गया है। इसमें जो है किसी भी वर्ग के नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि लास्ट में है। इसमें जो है यह जो अधिकार उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है यदि जो है कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों से वंचित महसूस करता है। मतलब जो ऊपर मैंने अभी आपको अधिकार बताए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार, यदि कोई भी व्यक्ति इनसे वंचित रह जाता है, ठीक है, तो वह जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय जो है कहा है, ठीक है। जैसे कि समानता का अधिकार दे दिया गया संविधान के, क्योंकि दलितों के साथ काफ़ी जो है अत्याचार होता था, उनको समानता नहीं दी जाती थी, समान भाव से नहीं देखा जाता था। तो उसके लिए जो है जो अनुच्छेद 32 है, इसको इसीलिए जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको जो है आत्मा और हृदय जो है कहा है। फिर है अगला इसमें क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्या हैं। आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि न्यायिक समीक्षा करना, अपीलें सुनना, संविधान की व्याख्या करना, ये सभी इसके कार्य हैं। तो यह जो है सरकार के बीच जो विवाद है उसको सुलझाता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और राष्ट्रपति को सलाह भी देता है, ठीक है। और इसके जो निर्णय का पालन सभी अदालत, केंद्र, राज्यों को जो है करना पड़ता है। मतलब सर्वोच्च जो न्यायालय होती है सबसे बड़ी न्यायालय होती है। आपकी 3 न्यायालय होती है, एक होती है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर राज्य आपका जो है न्यायालय होती है, राज्य न्यायालय जो कि एक स्टेट की न्यायालय होती है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय होती है। सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर की कोई भी न्यायालय नहीं होती, यहीं पर अंतिम फैसला सुनाया जाता है। अब इसकी कार्य शक्तियाँ क्या है, जैसे कि जो है न्यायिक समीक्षा। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी कानून या संवैधानिक व्यवस्था की जांच कर सकता है। यदि वह जो है संविधान के विरुद्ध हो तो उसे असंवैधानिक और असामान्य घोषित कर सकता है। मतलब जो है इसकी जो कार्य शक्तियाँ है न्यायिक समीक्षा करना, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून, मतलब कोई भी कानून जो है ऐसा जो है लागू हो गया है, फिर उसको जो है जारी कर दिया गया है, ठीक है, जो कि संविधान के विरुद्ध हो, तो उसको जो है जो कह सकते हो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। फिर अगला जो इसका कार्य है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो यह जो है उन न्यायालय और जो है अन्य जो निचली अदालत हैं इनके निर्णय के विरुद्ध दायर जीवनी या जो है फौजदारी मामले के अंतिम अपील जो है सुनने वाला सर्वोच्च न्यायालय है। फिर है मूल क्षेत्राधिकार। तो अनुच्छेद जो 131 के तहत या जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है उसको ये सुनता है। फिर है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो यह जो है राष्ट्रपति को उनके द्वारा संदर्भित संवैधानिक मामलों पर जो है सलाह देता है। फिर है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। तो यह जो है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर व्यक्ति की याचिका जो है सुनकर रिट, ठीक है, जारी करके सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है संवैधानिक व्याख्या। तो यह जो है संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करता है और जो विवाद होते हैं उसको निपटाता है। फिर है न्यायिक सक्रियता। तो यह जो है जनहित याचिकाओं के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाता है और मामलों में जो है स्वतः मतलब स्वयं जो है संज्ञान लेकर सुनवाई जो है कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। फिर है कानून को जो है बाध्यकारी बनाना। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है घोषित कानून भारत के सभी न्यायालय और जो सभी जो सरकारी प्राधिकरण है उसके लिए जो है बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो कि न्यायालय की बात हो रही थी सर्वोच्च न्यायालय की, तो भारत में जो मुख्य रूप से जो न्यायालय होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके बाद आपका जिला जो है या फिर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है मामलों के जो निपटारों के लिए विशेष अदालत जैसे कि ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालत भी जो है मौजूद है। तो इनके प्रकारों को समझेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा न्यायालय के। तो सर्वोच्च न्यायालय जो कि अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया है, तो यह जो है देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है जो नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ जो है अंतिम न्यायालय होता है या जो है अंतिम अपीलीय न्यायालय होती है, इससे बड़ी न्यायालय कोई नहीं होती है और इसके जो फैसले पूरे देश पर लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला लागू कर देगी पूरे देश को जो है मानना पड़ेगा, लागू होते हैं। फिर है उच्च न्यायालय। तो यह जो है राज्य स्तर पर राज्य के जो विवाद होते हैं, ठीक है, तो उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय है ये। और प्रत्येक राज्य के समूह के लिए उच्च न्यायालय होता है। फिर उसके बाद है जिला या और जो है अधीनस्थ न्यायालय। तो जिला लेवल पर भी जो है जिला स्तर पर जो है न्यायालय होते हैं
जो जिले में जो है काम करते हैं, जिसमें जो है जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय और जो है विभिन्न जो मजिस्ट्रेट हैं न्यायालय इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो जिला लेवल पर जो विवाद होते हैं दंगा फसाद, तो इसका जो है निपटारा जिला लेवल के जो है न्यायालय करते हैं। राज्य लेवल के जो होते हैं दंगा फसाद, उसको राज्य संभालता है। उसके बाद जो है जो सर्वोच्च होता है, जो देश में जो निपटारे होते हैं, ठीक है, उसको जो है विवाद होते हैं उसको सर्वोच्च न्यायालय देखता है। अब ऐसा नहीं है, अब सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन अपील करने का सबसे लास्ट बिंदु है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई भी न्यायालय नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है और भी कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय जो है यह जांचता है कि कोई जो है क्या कोई कानून, आदेश या सरकारी कार्यवाही संविधान के अनुरूप है या नहीं। मतलब जो है न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यह होता है, एक प्रक्रिया है जिसमें जो न्यायालय है ये जांचता है कि कोई जो कानून है जो लागू किया गया है, ठीक है, तो उस जो है संविधान के अनुकूल है या फिर नहीं है, तो ये चीज़ जांचता है। यदि संविधान के अनुकूल होगा तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यदि संविधान के अनुकूल नहीं है तो उसको जो है उल्लंघन करता है संविधान का पाया जाता है, तो उसे न्यायालय उसे जो है असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और वह जो है लोकतंत्र के शासन और नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण तंत्र है। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ, मतलब जो अंग्रेजों का जो शासन था उसके खिलाफ शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अहिंसक विरोध आंदोलन था। ठीक है, इसमें बिना हिंसा के आंदोलन ये किया गया था। इस जो है आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार को जो है स्वशासन, ठीक है, स्वराज देने के लिए मजबूर करना था, जिनके लिए भारतीयों को जो है ब्रिटिश जो वस्तुएं थी उसका बहिष्कार करना था, अपने देश की वस्तुओं को जो है उपयोग करना था। सरकारी संस्थानों के सहयोग वापस लेने को भी कहा गया था। यह आंदोलन चोरी चोरा कांड, ये आंदोलन चल ही रहा था तभी चोरी चोरा कांड, क्योंकि गोरखपुर जिले में हो जाती है। वहाँ पर क्या है, लोगों ने जो है पुलिस को थाने को घेर कर उसमें आग लगा देते हैं, जो कि अहिंसा का रूप ले लेते हैं। तो इस अहिंसा का रूप ले लेने के कारण महात्मा गांधी ने जो है इसको फरवरी 1922 में जो है इसको वापस जो है ले लिया था। उसके बाद लास्ट में इसमें एक और भी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। भारत में चुनाव सुधार पर आपको जो है संक्षिप्त आपको जो है टिप्पणी लिखना है। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि इसको भी रख दे लास्ट में। ठीक है, तो इसको जान लीजिएगा। तो भारत में अब तक लोकसभा के 14 आम जो है चुनाव हो चुके हैं। इन जो है सभी चुनाव में कुछ जो है खामियां देखने को मिलती है, मतलब जितने भी चुनाव आपके होते हैं तो इसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो इसलिए जो है समय समय पर चुनाव में जो है सुधार करने की सुझाव देने के लिए विभिन्न समितियां और आयोग का जो है गठन किया गया। मतलब जो है चुनाव में बहुत सारी खामियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं, तो उन चुनाव में जो इसमें कमियां रह जाती हैं उसको ख़त्म करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया है। तो इन आयोगों ने अपने सुझाव दिए, जो समितियों को गठन किया गया, तो ये जो समितियां हैं अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, जैसे कि तारकुंडे समिति की सिफारिश, इसने सिफारिश दी है, अपने जो इसमें सुझाव रखे हैं। चुनाव सुधार जो है सुझाव देने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश VM तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति का जो है गठन किया गया था। तो इस समिति के कुछ कह सकते हो सुझाव, जैसे कि जो मत अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है, 21 वर्ष से जो है घटाकर 18 वर्ष इसकी जो है कर दी जाए। मतलब पहले क्या था, जिसकी उम्र 21 वर्ष होती थी वही वोट देता था। जब तारकुंडे की सिफारिश आई, ठीक है, तो इसमें जो है 21 वर्ष से हटाकर वोट देने का अधिकार जो है 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद ये सिफारिश में कहा गया फिर है, चुनाव में जो है राजनीतिक दल अपनी आय व्यय का जो है ब्यौरा रखें। मतलब चुनाव में जो राजनीतिक जो दल होते हैं जो खर्चा पानी करते हैं उसका अपना डिटेल रखें अपने पास। राजनीतिक दलों को जो है सरकार की तरफ से चुनावी खर्च जो है दिया जाएगा। मतलब राजनीतिक जो दल होंगे उसको अपना जो है डिटेल रखना है, सारा का सारा खर्चा जो है सरकार देगी। फिर है, चुनाव के जो है समय सरकार केवल काम चलाऊ रूप में जो है कार्य करे। ठीक है, फिर है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी जो है किया जाए। ये थे इसके जो है तारकुंडे समिति की अध्यक्षता। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त श्यामलाल कसधर ने कुछ चुनाव अपने सुझाव दिए हैं चुनाव सुधार के लिए। श्यामलाल कसधर ने जो है 9 जुलाई 1981 में, ठीक है, चुनाव सुधार में कुछ अपने कह सकते हो सुझाव दिए हैं। इन्होंने कहा है कि मतदाताओं को जो है परिचय पत्र जो है दिया जाए। मतलब जो भी मतदाता होते हैं उनको परिचय पत्र दिया जाए। चुनाव खर्च जो है राज्य सरकार उसको देखे। उसके बाद जो है दिनेश गोस्वामी की समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं। ठीक है, 1990 में इसमें कहा गया है कि बूथ जो है कब्जे की स्थिति में जो है पुनर्मत जो है कराया जाए।
आरक्षित सीटों में जो है परिवर्तन होना चाहिए, निर्वाचित याचिकाओं का शीघ्र निस्तापन जो है किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक जो है मतदान मशीन है इसका प्रयोग किया जाए, मतलब जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है, इसका प्रयोग किया जाए। दिनेश गोस्वामी की समिति में ये सुझाव दिया गया था। उसके बाद जो रिक्त स्थान है उसके लिए 6 महीने के अंदर जो उपचुनाव कराया जाए। मतदाताओं को जो है फोटो परिचय पत्र जो है पत्र दिया जाए, मतलब जो है मतदाताओं को जो परिचय पत्र दिया जाए उसमें उसकी फ़ोटो भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सरकार ने जो है दिनेश गोस्वामी के अधिकांश जो सुझाव थे उसको स्वीकार कर लिया है। जैसे कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसको भी स्वीकार कर लिया है, बहुत सारे इनके जो सुझाव थे इसको स्वीकार किया है। उसके बाद निर्वाचन आयोग के भी कुछ सुझाव है, जैसे कि जो कि 1992 में इन्होंने दिए थे। जैसे कि निर्वाचन आयोग एक जो है सदस्य किया जाए और जाली जो मतदान है उसको रोकने के लिए मतदाताओं को परिचय पत्र दिया जाए, मतलब जो जाली वोटिंग हो जाती थी, एक व्यक्ति 2-4 बार वोट डाल देता तो उसको रोकने के लिए जो मतदाता हैं उनको परिचय पत्र दिया जाए। उम्मीदवार की जो जमानत है राशि बढ़ाई जाए, मतलब जो भी इसमें पकड़ा जाए उम्मीदवार, ठीक है, करते हुए तो उसकी जो जमानत उसकी राशि बढ़ाई जाए। कोई भी जो उम्मीदवार एक ही स्थान से जो है चुनाव लड़े, मतलब कोई जो उम्मीदवार है एक ही स्थान से चुनाव लड़े, सभी स्थानों से चुनाव न लड़ पाए। उसके बाद जो लास्ट में सुझाव दिया था, राजनीतिक दलों के जो आय है, जो डिटेल है, जो खर्चा पानी उसका होता है वो जो है ऑडिट होना चाहिए। उसको जो है राजनीतिक दल उसको जो है लिखना चाहिए, उसको अपने पास रखना चाहिए, डिटेल सारी लिखना चाहिए राजनीतिक दलों को। तो ये थे कुछ सुझाव जो कि चुनाव सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए हैं कुछ समितियों ने, इतने ही आपको लिख देना है। सारी इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको इतना ही पढ़ लेना है। सारी हमारी क्लासेज जो है ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहे तो चैप्टर्स क्लासेज भी ले सकते हैं। यदि आप मेरा एक कंप्लीट वीडियो ही देख लोगे मॉडल पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, जो कि हम प्रॉपर जो है रिसर्च के बाद ही कोई क्लास में कराते हैं, तो क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन गारंटी मैं लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर का बिल्कुल भी नहीं आएगा। पूरा का पूरा पेपर यहीं से आपका बन के आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।